ये जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो हम लोग अक्सर बात करते भी हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय इन्फंडिबुलम। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर बात की। अब मामला है कि द न्यूरो एंडोक्राइन अभी तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद नर्वस। तो एंडोक्राइन सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम was first of all studied by Bayliss and Starling in 1902. एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन को पहली बार स्टडी किया था बेलिस और स्टार्लिंग ने 1902 में, और फिर स्टार्लिंग ने 1905 में इस हार्मोन नाम दिया। द नेम हार्मोन और द टर्म हार्मोन was first used by Starling in 1905, लेकिन पहली बार एंडोक्राइन सिस्टम पे मिलकर काम किया बेलिस और स्टार्लिंग ने 1902। अब ये जो टर्म हार्मोन है, it has been derived from Latin word harmonious। इस पर क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ये हार्मोनियस मीन्स क्या होता है। तो दिस टर्म हार्मोन हैज बीन derived from the Latin word harmonious, and harmonious means to excite। harmonious टर्म आता है to excite, जो इसके काम को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। इसका नाम जो है इसके काम को जस्टिफाई कर रहा है। नाम है हार्मोन, बना है ये लैटिन वर्ड हार्मोनियस से, और हार्मोनियस मीन्स टू एक्साइट। हार्मोन्स कैन नॉट स्टार्ट अ फंक्शन, नाइदर इट कैन स्टॉप द ऑनगोइंग फंक्शन। इट सिंपली एक्साइट्स और स्टिमुलेट्स द ऑनगोइंग फंक्शन। कहने का मतलब है कि हार्मोन अगर कोई फंक्शन नहीं हो रहा है तो हार्मोन उसको स्टार्ट नहीं करा सकता है। हार्मोन में ये कुवत नहीं है कि वो किसी फंक्शन को स्टार्ट करवा दे, और न ही हार्मोन में ये क्षमता है कि वो कोई फंक्शन जारी है तो उसको रोक दे, बंद कर दे। न स्टार्ट करा सकता है, न बंद करा सकता है। तो करता क्या है कि जो फंक्शन ऑलरेडी जारी है उसको सिर्फ ये एक्साइट कर देगा, थोड़ा उसको एक्सेलरेट कर देगा। दैट्स वाई इसका नाम ही दे दिया गया हार्मोन्स। हार्मोन्स जब किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जबकि हम लोग एंजाइम में देखते हैं तो वहां पे एंजाइम का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है फंक्शन में, लेकिन हार्मोन इज डिस्ट्रॉयड। अब ये जो हार्मोन्स हैं, they are released from the endocrine gland, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। तो 10 तरह का ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, सबका डिटेल स्ट्रक्चर डायग्राम सब बात करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जब हार्मोन रिलीज होता है तो वो उसके अंदर मौजूद ब्लड कैपिलरी में इंटर कर जाता है, वहां से चला आता है हार्ट में। पूरे बॉडी से तो ब्लड आता है हार्ट में, तो हार्मोन भी आ गया हार्ट वेनस ब्लड के साथ। और उसके बाद जब वेंट्रिकल से पंप किया जाएगा पूरे बॉडी में सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू, तब जाके ये मूव करेगा पूरे सर्कुलेशन में। और जब ये पहुंचेगा किसी टारगेट, अपने टारगेट सेल पे या टारगेट ऑर्गन जहां इसका काम करना है, तब फिर इसका एक्शन होगा। अब कैसे काम करता है उस पर आगे बात करेंगे। इसलिए कहा था कि इसको पूरा चक्कर लगाने में समय लगेगा, इसकी क्षमता कम हो जाएगी, एक्यूरेसी भी घट जाता है, ये सब होता है। लेकिन सवाल है कि बॉडी का बहुत सारा काम, तो जितना भी ऐसा कोऑर्डिनेशन जिसमें तुरंत रिस्पांस की जरूरत है, इमीडिएट रिस्पांस की जरूरत है, वो सारा कोऑर्डिनेशन दे दिया गया नर्वस सिस्टम। यानी उन सारे कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल नर्वस सिस्टम के पास है, जहां के तुरंत एक्शन होता है, तुरंत रिस्पांस होता है। लेकिन जो डिलेड रिस्पांसेस हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन,
तो ग्रोथ हार्मोन अभी तुरंत तो विद इन सेकेंड और मिनट तो बॉडी को ग्रो नहीं करा देगा, अब चलेगा तो सालों साल चलेगा, जिंदगी भर तो वो अपना एंडोक्राइन संभाल रहा है। थायराइड है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराती है, तो है नहीं कि 1 मिनट में रेगुलेट किया, अपना चल रहा है प्रोसेस। तो इस तरह का अब सेक्सुअल मैच्योरिटी है, प्यूबर्टी है, तो अपना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरोन अपना कर रहा है काम, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो हर वो फंक्शन जहाँ पे कि रिस्पॉन्स डिलेड होता है, थोड़ा देर से होता है, उसको सौंप दिया गया एंडोक्राइन सिस्टम को, और जहाँ तुरंत रिस्पॉन्स की जरूरत है उसमें इन्वॉल्व है नर्वस सिस्टम, हम लोगों का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व और एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो हार्मोन्स हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, और फिर वहां से रिलीज होता है, उसके अंदर ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाता है, हार्ट में, हार्ट से पंप हो जाता है पूरे बॉडी। और इसलिए हक्सले कई जगह इनका नाम हम लोग सुनते हैं, हक्सले का। हक्सले डिफाइंड द हार्मोन एज केमिकल मैसेंजर्स। हक्सले ने कहा कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, means these are the chemicals which carry the informations from the endocrine gland to the target cell, और टारगेट सेल पे जाके वो उसके न्यूक्लियस के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, जिसके कारण वो सेल एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देगा। तो इसलिए हक्सले साहब ने कहा कि हार्मोन्स आर द इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स, और इसी को केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। तो इतना तो 3 नाम तो बता दिया हार्मोन दिस टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हार्मोनियस, हार्मोनियस मीन्स टू एक्साइट। दूसरा नाम दे दिया केमिकल मैसेंजर, मैसेज ले जा रहा है केमिकल फॉर्म, केमिकल मैसेंजर। और हक्सले ने इसको कहा इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है टू द टारगेट सेल। नाउ हार्मोन्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हार्मोन का कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो उसका अपना ओन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट है कि हार्मोन्स हैव यूजुअली लो मॉलिक्यूलर वेट। हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो साइज भी कम होगा, तो लो मॉलिक्यूलर वेट का फायदा है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हार्मोन्स पास करता है ब्लड के थ्रू, हार्मोन्स मूव करता है थ्रू द ब्लड, और हार्मोन्स का एक्शन होगा ऑन द सेल्स और टिश्यू। तो मान लीजिए ये ब्लड कैपिलरी है, दिस वन इज द ब्लड कैपिलरी, और इससे ब्लड फ्लो कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि कैपिलरी में कैपिलरी पोर्स होते हैं, आगे पढ़ाएंगे अब सर्कुलेशन में ब्लड कैपिलरी, दीज आर द कैपिलरी पोर्स, और इससे होकर हार्मोन पास कर रहा है, इससे होकर हार्मोन पास कर रहा है। तो हार्मोन्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान रखना है कि जितने भी हार्मोन्स हैं उनके लिए प्लाज्मा में कैरियर मॉलिक्यूल्स है। हर हार्मोन के लिए खास तरह का कैरियर मॉलिक्यूल्स है, एंड दीज कैरियर मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली द प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा में खास तरह के प्रोटीन हैं which act as carrier molecules for different hormones। जैसे एक हार्मोन हम लोग मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन या दूसरा एस्ट्रोजन, तो उसको ले जाने वाला जो कैरियर मॉलिक्यूल है उसको कहते हैं TEBG। TEBG, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, TEBG।
इसी को SHBG भी कहते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, मींस इट इज ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड इट एक्ट्स एज कैरियर ऑफ द गोनाडल हार्मोन। तो जैसे किसी को कहीं जाना है तो उसको व्हीकल चाहिए, व्हीकल नहीं रहेगा तो वो कैसे जाएगा? तो हार्मोन का जो व्हीकल है, जो उसको ले जाने वाला है, वो है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसको कैरियर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं किसी पर्सन में प्लाज्मा में कैरियर प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स कम है तो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं होगा, एंडोक्राइन फंक्शन उसका नॉर्मल नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लड के थ्रू मूव कर रहा है। अब हमने कहा कि हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। कम होने का ये फायदा है कि साइज छोटा होगा, और छोटे साइज के कारण इट कैन इजीली पास आउट थ्रू द कैपिलरी पोर। अगर हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो उसका साइज बड़ा होगा एंड इट विल फेल टू पास थ्रू द फाइन कैपिलरी पोर्स। ऑब्वियसली दे विल फेल टू एक्ट अपॉन द डेड सेल और टारगेट ऑर्गन। जब ब्लड से निकलेगा तब ना टारगेट सेल पे काम करेगा। जब ब्लड कैपिलरी से बाहर ही नहीं आए तो टारगेट सेल पे कैसा एक्शन? तो इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट कम, पहला जो कैरेक्टर बताया, लो मॉलिक्यूलर वेट, so that they may easily pass out through the fine capillary pores to act upon the target cell. Now second, highly diffusible in nature. Hormones are highly diffusible in nature. Diffusible इसलिए कहा कि जैसे कैपिलरी पोर से बाहर आएगा और यहाँ पे मान लीजिए सेल, यहाँ पे इसका टारगेट सेल यहाँ पे, और ये ब्लड में है, ब्लड से आ गया कैपिलरी पोर से बाहर, लेकिन अब यहाँ पे तो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो हम लोग जानते हैं बॉडी फ्लूइड का हिस्सा है। अब इससे पास करना है तब पहुंचेगा वो टारगेट सेल्स पे, तो इस पे कैसे जाएगा? बाय डिफ्यूजन। दैट्स व्हाई हार्मोन्स आर हाईली डिफ्यूजिबल, सो दैट they may easily pass to the they may easily diffuse through the ECF and reach to the target cell, highly diffusible। और तीसरा है, हार्मोन्स आर नॉन कुमुलेटिव। हार्मोन्स आर नॉन कुमुलेटिव। नॉन कुमुलेटिव कहने का मतलब है कि हार्मोन्स कैन नॉट बी accumulated in the blood or in any other part of the body except thyroid। इस पर क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि which one of the gland in our body stores its secretion before release। कौन सा ऐसा ऑर्गन है हम लोगों के शरीर में जो अपने सिक्रेशन को पहले स्टोर करता है फिर रिलीज करता है, और वो है थायराइड ग्लैंड। लेकिन मामला ये है कि once the hormone is released from the endocrine gland into the blood, now it will never get accumulated in any other part of the body। अब वो कहीं इकट्ठा नहीं होगा, because each and every hormone has a certain half life। हर हार्मोन का एक सर्टेन हाफ लाइफ है, उससे ज्यादा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो हर हालत में हार्मोन्स हैव टू बी डिस्ट्रॉयड, whether it is working on an endocrine on a target organ or not। मान लीजिए अब हम लोग कहेंगे कि जैसे कोई हार्मोन है रिलीज हो रहा है और टारगेट सेल पे काम नहीं किया, तो जनरल तो हम यही समझेंगे कि रिलीज हो गया, टारगेट सेल पे काम नहीं किया। हमने कहा था कि हार्मोन काम करता है तो बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन मामला है कि जब वो काम ही नहीं किया तब तो उसको बचा होना चाहिए। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा हार्मोन इकट्ठा हो जाएगा, तब तो वो लीटर में हो जाएगा, मिलीलीटर नहीं, लीटर में इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा हो, हार्मोन चाहे काम करे या ना करे, काम किया तो डिस्ट्रक्शन हो गया, और नहीं भी किया यानी हार्मोन का एक्शन नहीं भी हुआ, तब भी उसको डिस्ट्रॉय होना एक सर्टेन पीरियड, उसका हाफ लाइफ, उससे ज्यादा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए हार्मोन इकट्ठा होने का कोई सवाल नहीं है। हार्मोन जितना रिलीज होता है हर दिन, उसी प्रोपोर्शन में हर दिन उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है, चाहे वो काम करे या ना करे, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। That's why it has non-cumulative effect। Hormones have non-cumulative effect।
And fourthly, hormones are always released in very small amount. जैसे हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कि 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज हो गया, 2 से 2.5 लीटर रिलीज हो गया इंटेस्टिनल जूस, तो लीटर में रिलीज होता है, 1, 1.5, 2, 2.5 लीटर रिलीज होता है। हार्मोन लीटर में रिलीज नहीं होता है। हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इन माइक्रोग्राम में, बट इट इज सफिशिएंट फॉर द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी इट इज वेरी इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इट इज वेरी इफेक्टिव इवन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। थोड़ा भी अमाउंट है तो काफी इफेक्टिव। So these are the 4 important characteristics of the hormone. First हमने कहा low molecular weight so that it may easily pass out through the capillary pore to act upon the target cell. Secondly, it is highly diffusible so that once it passes out from the capillary pore, it can diffuse easily to the target cell. Thirdly, it is non-cumulative. It cannot be accumulated in any other part of the body once it has been released from the endocrine gland. अगर एक बार endocrine gland इसको रिलीज कर दिया तो अब कहीं स्टोर नहीं होगा, because each and every hormone has a certain half life. उसका डिस्ट्रक्शन होना ही होना है, चाहे वो काम करे या ना करे। और चौथा, it is released in very small amount, means it is efficient in even small or low amount. ज्यादा अमाउंट में सिक्रीशन की जरूरत नहीं है, कम अमाउंट भी काफी होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, वो जो हम लोग कह रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करता हार्मोन, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का भी क्लासिफिकेशन है। जैसे पहले अगर हम लोग कहें तो मल्टीपल सिक्रीशन ग्लैंड अगर कहेंगे, नाम से भी आपको पता चल गया होगा, जो बहुत ज्यादा कई तरह का हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से हम लोग पढ़ेंगे 2 लोब है पिट्यूटरी में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और एक हार्मोन और होता है, हम लोग पढ़ेंगे MSH, बीटा MSH होता है वो, लेकिन होता है hyperactive corticotroph. Anyway, total 9 hormones are released from pituitary और सब हार्मोन अलग अलग तरह का काम करता है, अलग अलग नेचर है उसका, फंक्शन है। So that's why this is called multiple gland. दूसरा मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड तो आप जानते ही हैं, मिक्स्ड ग्लैंड which performs both exocrine and endocrine function. Best example is pancreas. पैनक्रियाज में 2 पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज कंटेन्स पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स होता है, एंड दे रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, एंड पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट, and this pancreatic duct combines with the hepatic duct to form hepatopancreatic duct, which opens into the duodenum at the junction called ampulla of Watay. Ampulla of Watay, ये नीच में आया हुआ क्वेश्चन है, ampulla of Watay। उसी पे एक स्फिंक्टर पे क्वेश्चन पूछा था, and that sphincter is sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi, which is present at the junction of the hepatopancreatic duct and the duodenum. डाइजेशन में बताएंगे। तो डक्ट के थ्रू रिलीज होता है। 98 to 99 पार्ट ऑफ द टोटल ग्लैंड, पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं, पैनक्रियाज का 98 से 99 हिस्सा एक्सोक्राइन, जो जिसमें डक्ट है जो रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, एसिनाई होता है, पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स है। एंड 1 to 2% ऑफ द टोटल इज एंडोक्राइन पार्ट। और एंडोक्राइन पार्ट जो है उसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, बिकॉज इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय जर्मन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पॉल लैंगरहैंस। पॉल लैंगरहैंस ने इसको स्टडी किया था, इसलिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और इसे हम लोग 2 हार्मोन पढ़ेंगे, इंसुलिन
or glucagon, which are antagonistic in maintaining the glycemia, yani blood glucose level, which is 80 to 100 milligram per 100 ml during fasting and 100 to 120 milligram per 100 ml after meal. Anyway, तो पैनक्रियास दोनों तरह का काम कर रहा है, डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज कर रहा है और हार्मोन भी, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन, सो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड. देन तीसरा टाइप होता है टेम्पररी ग्लैंड, नाम से मालूम है टेम्पररी ग्लैंड. पढ़ेंगे हम लोग पीनियल ग्लैंड. बच्चे में बड़ा डेवलप्ड होता है, फंक्शनल होता है, 7-8 साल की उम्र तक पीनियल ग्लैंड बहुत विकसित होता है. इससे हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, एंड मेलाटोनिन इज एंटीगोनाडल हार्मोन. मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एपिफाइसिस सेरेब्राई, यानी ब्रेन के ऊपर रहता है, पीनियल स्टॉक से लगा होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी, ऊपर पीनियल. तो इसलिए पिट्यूटरी हाइपोफाइसिस उसको कहते हैं एपिफाइसिस. फाइसिस टर्म आ गया ब्रेन के लिए. तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन को कहते हैं एंटी गोनाडल हार्मोन. It suppresses the gonadal activity. Actually, it suppresses the development and maturation of gonad. It suppresses the gametogenesis. It suppresses or inhibits the secretion of gonadal hormones. Sex hormone को secretion को रोकता है. It suppresses the development of the secondary sexual characters. ये सब रोकता है. इसलिए बच्चा सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होता है, बिकॉज पीनियल ग्लैंड विकसित है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है. बट 8 साल के उम्र के बाद, 8-9 साल के एज आते आते बच्चे में पीनियल डिजनरेट होता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होने लगता है, गोनाडल एक्टिविटी बढ़ने लगता है, और फाइनली द चाइल्ड अटेन्स द प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है. तो ये जो पीनियल ग्लैंड है रिमेन्स डेवलप्ड एंड फंक्शनल ओनली अप टू द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के बाद इसका कोई रोल नहीं. प्यूबर्टी के पहले ही ये डिजनरेट होता है. और दूसरा हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड. दूसरा ग्लैंड पढ़िएगा थाइमस, जो चेस्ट रीजन में होता है. उसी से एक हार्मोन रिलीज होता है थाइमोसिन, जो हम लोगों ने कहा था टी सेल भी वहां बनता है. और थाइमोसिन हार्मोन इम्यूनिटी हार्मोन है. इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल. इट हेल्प्स इन द एंटीजन antibody formation. It helps in antigen antibody reaction. It increases the half-life of the antibodies. It excites the phagocytes for phagocytosis. All these functions are related to immunity, and that's why thymosin is considered as immunity hormone. इन सब पे क्वेश्चन आता है. तो जैसे प्यूबर्टी अचीव करने के पहले पीनियल का डीजनरेशन होता है, वैसे ही प्यूबर्टी आने के बाद थाइमस डीजनरेट कर जाता है. यानी डीजनरेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड अकर्स बिफोर प्यूबर्टी एंड डीजनरेशन ऑफ थाइमस अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी. तो ये ऐसा ग्लैंड है जो एक सर्टेन समय तक ही लाइफ में रहता है, हर समय पूरे जिंदगी भर डेवलप्ड और फंक्शनल नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेम्पररी ग्लैंड. और चौथा है रेकरेंट ग्लैंड. रेकरेंट ग्लैंड कहने का मतलब जो पीरियोडिकली एक्टिव होता है, डेवलप होता है और फंक्शनल होता है. एक सर्टेन पीरियड इंटरवल पे फिर वो डेवलप और फंक्शनल होगा, फिर डिजनरेट हो. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ेंगे कॉर्पस ल्यूटियम. जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, ओवेरियन साइकिल पढ़ेंगे, तो ओवेरियन साइकिल में पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवेरियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, and that ovarian follicle develops into corpus luteum under the influence of LH. और corpus luteum हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन. तो corpus luteum डेवलप होगा only after ovulation, and ovulation occurs on the 14th day of the menstrual cycle. अब फिर उसके बाद ये 28वें दिन डिजनरेट कर जाएगा, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा. अब अगला महीना फिर डेवलप होगा कॉर्पस ल्यूटियम, फिर वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा. तो ये साइकिल चलता रहता है सर्टेन इंटरवल पे. दैट्स व्हाई द कॉर्पस ल्यूटियम इज द रेकरेंट ग्लैंड व्हिच सेक्रेट्स द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं इसको, पढ़ें.
और उसी तरह प्लेसेंटा, प्यूबर्टी के समय प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के समय डेवलप होगा, बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा डैमेज हो गया, और फिर मान लीजिए कि नेक्स्ट इशू जब नेक्स्ट चाइल्ड होगा तो फिर प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा मदर के यूट्रस में। तो ये जो सर्टेन इंटरवल पे या रिकरेंट इसका जो अपीयरेंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकरेंट ग्लैंड। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, मल्टीपल ग्लैंड, दूसरा हमने कहा मिक्स्ड ग्लैंड, तीसरा था टेम्पररी ग्लैंड, और चौथा रिकरेंट ग्लैंड। तो आज हम लोगों ने एंडोक्राइन का इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि यह एंडोक्राइन किसने स्टडी किया, हार्मोन नाम किसने दिया, हार्मोन का मीनिंग क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है नीट में, और हार्मोन किसके कहाँ से रिलीज होगा, किसके थ्रू जाएगा, हार्मोन को ले जाने वाला कैरियर प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, हार्मोन अपने टारगेट सेल पे काम करेगा, केमिकल मैसेंजर कहा गया इसको, इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स भी कहा इसको हक्सले ने, और हार्मोन्स के साथ 4 कैरेक्टर जो डिस्कस किया, लो मॉलिक्यूलर वेट, हाईली डिफ्यूजिबल, और फिर नॉन कोमुलेटिव, और रिलीज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट माइक्रोग्राम, और एंडोक्राइन ग्लैंड का 4 मेजर टाइप डिस्कस किया। अभी इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनल एक्शन, हार्मोन का एक्शन कैसे होता है उस पर बात करेंगे। हार्मोनल एक्शन के साथ कुछ एबनॉर्मैलिटीज है, जैसे हाइपर एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी, ये सब क्या है, या डिस्ट्रॉफी, एट्रॉफी या हाइपरट्रॉफी, ये सब टर्म क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगले ही क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। 10 एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। पहला ग्लैंड पढ़ेंगे पिट्यूटरी, सेकंड इज थायराइड, थर्ड इज पैराथायराइड, फोर्थ इज एड्रीनल, एड्रीनल जिसको सुप्रारेनियल कहते हैं, फिफ्थ इज पैनक्रियाज, एंडोक्राइन पैनक्रियाज, islet of Langerhans, sixth is the pineal, seventh is thymus, eighth is the testis, ninth is ovary and 10th is placenta। 10 ग्लैंड एनसीईआरटी में सब नहीं है, इन सब पढ़ना है। तो कल तो ये इसी समय रहेगा, अच्छा 9-15 से ही रहेगा। देखिए इसका जो हम लोग का है वो अभी चलता रहेगा, ये क्लासेस बंद होगा, वो कौन से तारीख से वो बता दें। क्लासेस बंद होगा 31 को, दीपावली के दिन क्लास नहीं लेंगे।